अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था चंपारण सत्याग्रह, क्या पढ़ा था हमने इससे पहले लेक्चर में? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह का अगर हम दूसरा नाम दे, हमें दूसरा नाम देना होगा, या अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा विच मूवमेंट इज कॉल्ड द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो वहां पे आपको जवाब देना है चंपारण सत्याग्रह, क्योंकि इसका नाम है फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। एंड व्हेन वाज इट लॉन्च्ड? इट वाज लॉन्च्ड इन 1917। शाबाश। तो इसमें आपको ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट जो आपको इसमें याद रखना है, ये याद रखना है कि इस चंपारण सत्याग्रह के दौरान एक सिस्टम को एबॉलिश किया गया। तो उस सिस्टम का नाम क्या है? उस सिस्टम का नाम है तीन कथा सिस्टम, जो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था। तीन कथा सिस्टम यानी कि 3/20 ऑफ लैंड, इसको इसमें एबॉलिश किया गया। तो ये एक ट्रैक था गांधी जी के लिए, ये एक मूवमेंट थी जिसने गांधी जी को थ्रू आउट द इंडिया फेमस किया। तो इसके बाद हम पहुंच जाते हैं गुजरात में। गुजरात में कौन सी जगह पे? अहमदाबाद में। तो अब जो हमारा आज का टॉपिक है वो है अहमदाबाद मिल वर्कर्स स्ट्राइक 1918 में ये हुई थी, अहमदाबाद मिल वर्कर्स स्ट्राइक। तो इस मूवमेंट के दौरान हुआ क्या था? अहमदाबाद गुजरात में एक जगह है। अहमदाबाद को एक प्लेग हिट करता है, एक ताउन हिट करता है अहमदाबाद को। तो जिसकी वजह से दूसरी तरीके से अगर हम देखते हैं, इसका डेट यहाँ पे 1918 आता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कोई खास इवेंट चल रहा होता है दुनिया में। वो खास इवेंट क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है। तो बात किसकी चल रही है? मिल की चल रही है, यानी कि एक फैक्ट्री की चल रही है जहां पे कपड़े बन रहे हैं। तो उस वक्त बैग्स हो चाहे यूनिफॉर्म्स हो, ब्रिचर्स को इन चीजों की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। तो इस वक्त पे एक मिल का बंद होना उनके लिए बहुत ही घाटे का सौदा होता। तो अब जब अहमदाबाद को प्लेग ने हिट किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपको आज का पता है कि आज जो हमारे यहाँ एक बीमारी पैदा हुई है कोरोना वायरस, कोई एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं पाता है। या अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, अहमदाबाद को एक प्लेग हिट करता है। तो जिसकी वजह से लोग वहां पे रहने के लिए क्या मतलब रजामंद नहीं होती है, वहां से भाग निकलते हैं। तो अब क्या होता है, अगर यहाँ से लोग भागेंगे तो मिल्स में काम कौन करेगा? तो इसकी वजह से ब्रिटिशर्स वहां के लोगों को एक लालच देते हैं, उन लोगों को एक लालच देते हैं कि जो मिल्स में आज काम करेगा उसकी जो मतलब जो सैलरी है उसमें हाइक की जाएगी, वो बढ़ा दी जाएगी, यानी कि उनको प्लीग का बोनस दिया जाएगा, यानी कि उनको प्लीग का बोनस दिया जाएगा। दूसरी जानिब वर्कर्स की भी डिमांड थी कि हमारे जो सैलरी है उसमें 50% हाइक होना चाहिए, क्योंकि आपने इससे पहले पढ़ा होगा पहले वाले लेक्चर में कि अब जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे टैक्सेस को डबल किया था, यानी कि हर किसी कमोडिटी के प्राइसेस हाई हो चुके थे, चाहे फूड ग्रेन्स हो चाहे दूसरी कोई कमोडिटी हो, उनके प्राइस जो अब हाई हो चुके थे। तो दैट इज वाई इन वर्कर्स को भी जो ज्यादा पैसे चाहिए थे ना, ज्यादा आइटम्स लेने के लिए, अब जब चीजों के दाम बढ़ गए हैं तो उसके लिए हमें ज्यादा पैसे ही चाहिए। तो इसीलिए इन्होंने मांगा था 50% हाइक, 50% हाइक इन देयर वेजेस। तो इसके बाद क्या होता है, अब जब वार खत्म हो जाता है, अब जब ब्रिटिशर्स वार से वापस आ जाते हैं और वो बिल्कुल डिसएग्री करते हैं, बिल्कुल देने के लिए रजामंद नहीं होते हैं, इस प्लीग बोनस को ब्रिटिशर्स बिल्कुल रजामंद नहीं होते हैं देने के लिए। तो जिसकी वजह से अहमदाबाद के जो वर्कर्स है वो स्ट्राइक पे आते हैं, वो स्ट्राइक पे आते हैं। तो गांधी जी उनके पास पहुंच जाता है। तो गांधी जी इनको बोलता है कि आप तब तक स्ट्राइक करो जब तक आपको अपना हक ना मिले, लेकिन साथ में इसको यह भी कहा जाता है कि नॉन वायलेंस से, बिल्कुल वायलेंस नहीं होनी चाहिए। आप अपना हक मांगो लेकिन नॉन वायलेंस से, वायलेंस इसमें नहीं होनी चाहिए। तो एट द एंड ये सभी वर्कर्स, इनकी जो एसोसिएशन होती है, वर्कर्स की एसोसिएशन होती है, ये हंगर स्ट्राइक पे बैठते हैं। तो गांधी जी इनको मतलब गाइडलाइन करता है कि आपको क्या करना है। तो गांधी जी इनको बोलता है कि आप एक हंगर स्ट्राइक पे चले जाओ। दैट इज व्हाई अहमदाबाद मिल वर्कर्स स्ट्राइक इज आल्सो नोन एज फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। तो इसके बाद ये जो लोग गांधी जी से मिलते हैं, तो गांधी जी से सलाह मशवरा करने के बाद एट द एंड गांधी जी इनको रजामंद करता है कि 35%
हाइक अगर इन्होंने नहीं दिया आप लोगों को, तब तक आप जो आपकी हंगर स्ट्राइक है उसको बंद मत करना। तो आखिरकार जब ये बहुत सारे वर्कर्स, इनके एसोसिएशन जब ये हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं, तो आखिरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट को इनके सामने घुटने टेकने पड़ते हैं और एट द एंड इनको 35% का हाइक मिल जाता है। और ये दूसरा प्लेटफॉर्म है अहमदाबाद मिल वर्कर्स स्ट्राइक, जो हम पढ़ रहे हैं इमरजेंस ऑफ गांधी में, कि इससे गांधी जी को बहुत बूस्ट मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है और एक पब्लिसिटी मिलती है इंडिया में, किससे? अहमदाबाद। तो यहाँ पे जो हमारा ये जो अहमदाबाद मिल वर्कर्स स्ट्राइक कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें आपको इतना याद रखना है, अहमदाबाद मिल वर्कर्स स्ट्राइक 1918 में हुई है। अहमदाबाद आपको पता है गुजरात में, जिसको हम दूसरा नाम बताते हैं आज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर उस जगह को हम बोलते हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा कॉटन मिलता है। मैनचेस्टर एक जगह है यूरोप में, दैट्स व्हाई हम इसको बोलते हैं, अहमदाबाद को बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो 1918 में हुई है, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक है, प्लीग बोन्स पे मसला था, 50% हाइक मांग रहे थे, 35% मिला और गांधी जी फेमस हुआ। दैट वाज ऑल अबाउट अहमदाबाद मिल वर्कर्स स्ट्राइक। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें पहुंचना है एक और मूवमेंट पे जिसने गांधी जी को यहाँ पे बूस्ट दिया, जिसने गांधी जी को यहाँ पे फेमस किया। उस मूवमेंट का नाम है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह। तो खेड़ा सत्याग्रह भी होता है बिल्कुल सेम ईयर 1918 में और सेम जगह गुजरात में है। तो खेड़ा गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है। वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे ड्राफ्ट हो जाती है, कहत साली हो जाती है, तो जिसकी वजह से वहां पे क्रॉप्स फेल हो जाते हैं। तो एज पर रेवेन्यू कोड जो वहां पे इससे पहले के लॉज इंप्लीमेंटेड थे, उनके मुताबिक अगर आपको आपके क्रॉप्स फेल हो जाते हैं, 1/4 हो जाता है, उससे कम आ जाते हैं क्रॉप्स, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके सभी टैक्सेस जो है वो माफ किए जाएंगे। लेकिन आपको पता है दूसरी जानिब 1918 है, 1918 मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मतलब प्रेशर है ब्रिटिशर्स के ऊपर पैसे का। तो ये क्या कर रहे हैं, ये इस साल इनको बता रहे हैं कि आपका ये जो टैक्स है, आपका ये जो रेवेन्यू है, ये आपको माफ नहीं किया जाएगा। कब? 1918 में खेड़ा की बात हो रही है। तो आपका रेवेन्यू माफ नहीं किया जाएगा, तो जिसकी वजह से जो फार्मर्स में गम हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, तो वो एजिटेशन करते हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट। वो बड़े बड़े ऑफिसर्स के पास जाते हैं। तो आखिरकार ऑफिसर्स अपना एक रिजल्ट सामने लाते हैं कि अब अगर कोई बंदा टैक्स नहीं भरेगा तो उसकी प्रॉपर्टी सीज की जाएगी। तो इसके बाद ये पहुंच जाते हैं गांधी जी के पास हेल्प लेने के लिए। इसके कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स जो है वो गांधी जी को इसमें सपोर्ट करते हैं, गांव से गांव तक जाते हैं और लोगों को बोलते हैं कि आप टैक्स ना दो। दैट इज वाई कि लोगों को बताया गया कि आप गवर्नमेंट की जानिब टैक्स ना दो, गवर्नमेंट की तरफ टैक्स ना दो, यानी कि गवर्नमेंट से आप इस वक्त कोऑपरेशन ना करो, उनको टैक्स प्रोवाइड ना करो। दैट इज वाई खेड़ा सत्याग्रह का दूसरा नाम हम बताते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्योंकि जो कॉमन मासेस है उन्होंने गवर्नमेंट के साथ उस वक्त नॉन कोऑपरेशन की, कोऑपरेशन नहीं की। गवर्नमेंट बोल रही है कि आप टैक्सेस दो, लोग बोल रहे हैं हम नहीं देंगे। दैट इज वाई इसको हम बोलते हैं फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसको खेड़ा सत्याग्रह का दूसरा नाम है फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो एट द एंड जब ये गांधी जी के पास पहुंच जाते हैं तो गांधी जी का यही मसला होता है कि आप टैक्स ना दो, तो जिसकी वजह से बहुत से फार्मर्स की जमीनें छीनी जाती है, उनको सीज किया जाता है। लेकिन फार्मर्स उस वक्त गांधी जी के जो डिसाइपल्स थे, उसके जो फॉलोअर्स थे, उनका साथ नहीं छोड़ते हैं और एट द एंड जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इस नतीजे पे आ पहुंचती है और फार्मर्स को इस साल के सभी रेवेन्यू के जो टैक्सेस होते हैं वो माफ किए जाते हैं। तो अब जब यहाँ पे भी गांधी जी की विक्ट्री देखने को मिलती है और अहमदाबाद में भी गांधी जी की विक्ट्री देखने को मिलती है, और इससे पहले जो हमने पढ़ा था चंपारण में भी गांधी जी की विक्ट्री देखने को मिलती है, तो इससे क्या साबित होता है? इससे यह साबित होता है कि गांधी जी कितना फेमस हुआ होगा, गांधी जी कितना पॉपुलर हुआ होगा। तो वही जो हम पढ़ रहे हैं ना, इमरजेंस ऑफ गांधी। तो इन तीन मूवमेंट्स ने, चाहे
खेड़ा सत्याग्रह हो, अहमदाबाद हो या चंपारण हो, इन 3 मूवमेंट्स ने गांधी जी को इंडिया में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, जिस प्लेटफॉर्म की वजह से वो इंडिया में थ्रू आउट इंडिया फेमस हुआ। तो गांधी जी के चर्चे खेड़ा से, अहमदाबाद से, चंपारण से पूरी इंडिया तक पहुंचने लगे, क्योंकि ये अपने तीनों पहले जो इसने सत्याग्रह स्टार्ट की थी उनमें सक्सेसफुल हुआ। तो ये है हमारा इमर्जेंस ऑफ गांधी। हम पहुंच जाते हैं अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोलेट एक्ट। वो है रोलेट एक्ट, जिसका दूसरा नाम जो ब्रिटिश की फाइल्स में हमें देखने को मिलेगा एनआरसीएल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। ये एक्ट पास होता है मार्च 1919 में। कब होता है? मार्च 1919 में। एक्चुअली जो हमें इस एक्ट का जो मतलब मार्जिन मिलता है जहां से निकलता है, एक्चुअली ये 1915 में पास होता है, लेकिन मार्च 1919 में इसके बाद जो ब्रिटिश जंग में इन्वॉल्व हो जाती है, तो दैट्स वाई इसको फिर ये एनेक्ट करते हैं 1919 में। एनआरसीएल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट इसका दूसरा नाम है। तो इसके बाद होता है क्या है, आपको बस इतना याद रखना है कि इसका नाम रोलेट एक्ट क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो रोलेट एक्ट है ये जो बेंच ऑफ मतलब जजेस था उस टाइम पे जिन्होंने इसको पास किया था, उसका जो चेयरपर्सन था उसका नाम था सर सिडनी रोलेट। सर सिडनी रोलेट, जो इस एक्ट को बनाने के ऊपर एक कमीशन बनाया गया था, उसका जो चेयरपर्सन था उसका नाम था सर सिडनी रोलेट। ये एक जज थे, तो दैट्स व्हाई इसको हम इसका दूसरा नाम जिस नाम से हम इसको जानते हैं वो है रोलेट एक्ट। सर सिडनी रोलेट के नाम पे इसको ये नाम पड़ा है। सिंपली आपको ये याद रखना है ये रोलेट एक्ट क्या चीज है। जब ये रोलेट एक्ट पास किया गया तो इसमें बस आपको इतना बोलना है कि अगर कोई बंदा ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई भी आवाज खड़ा करे, उनके खिलाफ मूवमेंट खड़ा करे या उनके खिलाफ अपने अखबार में लिखे, प्रेस में लिखे, जर्नल्स में लिखे, तो उसको बिल्कुल बिना ट्रायल के 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा और 2 साल तक उसकी कोई जमानत नहीं की जाएगी। तो इसके बाद जो यहाँ पे उस वक्त जो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली थी, जिसको हम बोलते हैं इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें जो इंडिया के मेंबर्स थे उन्होंने बिल्कुल इस बिल के खिलाफ, इस एक्ट के खिलाफ अपने वोट डाले, लेकिन माइनॉरिटी कम होने की वजह से वो इसको रोक नहीं पाए और एट द एंड ये मार्च 1919 में इसको एनेक्ट किया जाता है। तो जिसके वजूहात पर हमारे मोहम्मद अली जिन्ना, राम मोहन मालवीय वो रिजाइन, या मजहरुल हक वो यहाँ पे रिजाइन करते हैं, इस इंपीरियल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से वो रिजाइन करते हैं। तो इसके बाद हमें यहाँ पे देखना है, अब जो ये रोलेट एक्ट पास हो गया है, रोलेट एक्ट में आपको इतना याद रखना है, अगर कोई बंदा ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपनी आवाज खड़ा करे, अपने अखबार में लिखे या कोई मूवमेंट स्टार्ट करे, उसको बिल्कुल जेल में भेज दिया जाएगा। उन सस्पेक्ट के बिना पे उसको जेल में भेज दिया जाएगा और बिल्कुल 2 साल तक उसको कोई ट्रायल नहीं मिलेगी, कोई जमानत नहीं मिलेगी। तो अब जो यहाँ के इंडियन मेंबर्स थे उनकी इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में वो इसके खिलाफ वोट डालते हैं, लेकिन माइनॉरिटी की होने की वजह से उनकी जो मतलब वो इस बिल को रोक नहीं पाते हैं। तो इसके बाद जो हमारे सत्याग्रही है वो इस बिल के बारे में कैसा सोचते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गांधी जी जो बोलते हैं, गांधी जी इस रोलेट एक्ट को बिल्कुल बोलते हैं इट इज एन ब्लैक एक्ट। ब्लैक एक्ट गांधी जी बोलते हैं इट इज एन ब्लैक एक्ट, या हम दूसरा नाम बता सकते हैं ब्लैक लॉ। ये गांधी जी का नजरिया होता है, ये बिल्कुल अंधा कानून है, जिसको हम बोलते हैं ये बिल्कुल अंधा कानून है। क्यों? कोई अपनी डिमांड नहीं बता सकता, कोई अपना मसला नहीं बता सकता, अगर कोई ब्रिटिशर से सेटिस्फाई नहीं है वो अपनी बात अखबार पे भी नहीं लिख सकता। इट इज ए ब्लैक लॉ। तो ये किसका मानना था? गांधी जी का। उन्होंने बोला ये बिल्कुल अंधा कानून है, हमें अपना हक है, आवाज उठाने का हमें हक है, लेकिन ये जो ब्रिटिशर्स ने किया बिल्कुल गलत किया, ये अंधा कानून उन्होंने यहाँ पे बनाया है। तो इसके बाद बात चलती है अब सारे जो यहाँ पे उस टाइम पे एक्ट करती थी होम रूल लीग, जिसका आपने नाम सुना होगा। तो इसके बाद हमारे जो मुस्लिम लीडर्स थे दूसरी जानिब से, तीसरी जानिब से गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स जो थे यहाँ पे, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉलोअर्स जो थे, तो ये एक जगह पे स्टार्ट होते हैं और एट द एंड एक फैसला लिया जाता है कि 6 अप्रैल एक नेशन वाइड स्ट्राइक होगी, जिसको हम बोलते हैं 6 अप्रैल को नेशन वाइड स्ट्राइक होगी, नेशन वाइड हड़ताल जिसको हम बोलते हैं, अगेंस्ट दिस ब्लैक लॉ। 6 अप्रैल
1919 को नेशन वाइड हड़ताल होगी किसके खिलाफ? अगेंस्ट दिस ब्लैक लॉ। और इसकी जानिब आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है, इस रोलेट एक्ट के तहत 2 आईएनसी के बड़े लीडर्स को अरेस्ट किया गया था। इस रोलेट एक्ट के तहत एक का नाम है हमारा डॉक्टर सत्यापाल और दूसरा है हमारा सैफुद्दीन किशलू, उनको अरेस्ट किया गया था। तो रोलेट एक्ट के अगेंस्ट उन लोगों से सिंपैथी दिखाने के लिए 6 अप्रैल 1919 को पूरे नेशन में हड़ताल की कॉल दी गई बाय गांधी जी, बाय मुस्लिम लीग एंड बाय होम रूल लीग। इतना आपको यहाँ पे याद रखना है रोलेट एक्ट के बारे में। बस और एक रिवीजन कराऊं मैं रोलेट एक्ट का, ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। रोलेट एक्ट मार्च 1919 में पास होता है। एनार्चियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, जिसको ब्रिचर्स बोलते हैं। बस इसका रोलेट एक्ट नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि जो कमीशन बिठाया गया था इस एक्ट को बनाने के लिए, उसका चेयरपर्सन था सर सिडनी राउलेट। दैट इज वाई इसको क्या बताया जाता है? रोलेट एक्ट बताया जाता है। एक्ट के मुताबिक आपको याद रखना है, कोई भी बंदा अगर ब्रिचर्स के खिलाफ आवाज उठाए, कोई भी बंदा अगर ब्रिचर्स के खिलाफ अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करे, उसको बिला जमानत 2 साल के लिए प्रिजन में डाल दिया जाएगा। यानी कि किसी भी बंदे को ब्रिचर्स के अगेंस्ट बात करने की इजाजत नहीं थी। तो दूसरी बात आपको यहां पे याद रखना है, जो इनके इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में इंडिया के मेंबर्स थे, उन्होंने बिल्कुल रिजाइन किया। पहले तो उन्होंने बिल के खिलाफ वोट्स डाले, लेकिन कम होने की वजह से वो इस बिल को रोक नहीं पाए। तो फिर दूसरी जानिब मोहम्मद अली जिन्ना, मजहरुल हक, राम मोहन मालवीय, उन्होंने बिल्कुल रिजाइन किया हमारी उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली से। तो उसके बाद सत्याग्रह के बाद जब ये बात पहुंच जाती है, तो गांधी जी इसको बिल्कुल बोलता है, दिस इज अ ब्लैक एक्ट, दिस इज अ ब्लैक लॉ, दिस इज अ ड्रैकोनियन लॉ। तो दूसरी बात, ये फिर सभी जो पार्टीज थी यहाँ पे, चाहे हमारी मुस्लिम लीग हो, होम रूल लीग हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, एक प्लेटफॉर्म पे आके बैठती है। और फिर एट द एंड ये मसला बताया जाता है कि 6 अप्रैल को नेशन वाइड हड़ताल होगी। और ये हड़ताल एक छोटी मोटी हड़ताल नहीं होती है, पूरी नेशन में यह हड़ताल हो जाती है। लेकिन इसका ज्यादातर असर पंजाब यानी कि नॉर्थ ऑफ इंडिया में पड़ जाता है। और कहने में आया है, जो हमारे मतलब पंजाब वाला इलाका है, वहां के जो उस टाइम के गवर्नर थे, उसका नाम है जनरल ओ डायर। जनरल ओ डायर वो उस वक्त एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर